एक और कमांड देखते हैं टॉप। टॉप हमारे पास यूज़ होती है सिस्टम की स्टैटिस्टिक्स बताने के लिए कि सिस्टम इस वक्त क्या लोड है, सिस्टम का कितने दिन से अप है, कितने यूज़र्स लॉगिन हैं और डिफरेंट कौन कौन से जो पैकेजेस कह लें, सॉफ्टवेयर्स कह लें जो यूज़ हो रहे हैं, चल रहे हैं इस वक्त, RPM चल रहे हैं, उनका स्टेटस बता रहा होता है कि वो कितना मेमोरी यूज़ करें, कितना CPU यूज़ करें। इससे बाहर आने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+C। अच्छा, एक चीज़ और हम देखें, टॉप के साथ अगर हम टॉप में आ गए, हमने C प्रेस किया तो ये हमें डिस्क्राइब करेगा कि कौन से पाथ से कौन सी फ़ाइल चल रही है। इस तरह अगर यहाँ देखें तो ये फ़ाइल से यहाँ से चल रही है फ़ाइल, ये कमांड, पूरी कमांड जो कमांड चल रही है वो बेसिकली आपको शो हो जाएगी। आप इसको डायरेक्टली टॉप -C से भी जा सकते हैं। इसी तरह Shift+M करेंगे तो वो आपको मेमोरी बेस पे दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, सबसे ज़्यादा मेमोरी वाली चीज़ आपको ऊपर नज़र आ रही है, फिर सबसे ज़्यादा उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपको नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आपको CPU से देखना है तो आप उसके लिए Shift+P यूज़ करेंगे तो अब आपको CPU यूजेज जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर नज़र आएगा। एक और कमांड है PS, प्रोसेस स्टेटस। प्रोसेस स्टेटस की जो सिंटैक्स है PS स्पेस U और यूज़र नेम। अगर हम यूज़र के लिए देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़र था RA, सॉरी, तो इस वक्त इसने कोई चीज़ चला नहीं रहा, कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा, तो इसलिए कोई स्टेटस नहीं। इसको और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो PS AUX, ये क्या करेगी, ये डिस्क्राइब करेगी पूरी जो सिस्टम प्रोसेसेस होंगे उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको शो करेगी, कौन सी कमांड से प्रोसेसेस चल रहे हैं और कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कब से चल रहे हैं और डिफरेंट कितना CPU यूजेज, कितना मेमोरी यूजेज, क्या उनकी प्रोसेस ID है। ये प्रोसेस ID बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी प्रोसेस को किल करना होता है तो प्रोसेस ID या PID जो कहलाती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं किल करने के लिए। इसी तरह अगर हम इसको देखना हो एक ट्री के अंदर, PS AUX फॉरेस्ट की कमांड हमें इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अंडर ट्री की फॉर्म में दिखाएगी, कौन सी चीज़ें कहाँ से चल रही हैं और किस तरह से चल रही हैं। ये हो गई हमारे पास प्रोसेस स्टेटस की कमांड। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं टच। टच जो है एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए होता है कि आपने कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो ये टच से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इस होम के अंदर सुहेर जो मेरे नाम की डायरेक्टरी है, मैं वहाँ पे करता हूँ h.txt, तो ये एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। या मैं डायरेक्ट इधर जाके देख लेता हूँ cd/home/सुहेर। अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी h.txt, 0 साइज़ का, यानी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो गई। एक कमांड और होती है हमारे पास फाइल कमांड गेस करके बताती है कि अगर कोई फाइल है तो किस टाइप की है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल, उसने बता दिया कि ये ASCII टेक्स्ट फॉर्मेट में फ़ाइल है और सिंपल। अच्छा, अगर हम इसको देखें फाइल, तो उसने बता दिया कि ये भी ASCII टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसी तरह अगर हम इसको देखें, जो tar.gz है, ये इसके अंदर जिप फाइल होती है, या आप कह लें rar की तरह से होती है, आर्काइव लिनक्स के अंदर। तो अगर हम इसको इसकी डिस्क्रिप्शन देखें फ़ाइल की कमांड से, तो ये बताएगा कि gzip compressed data फ्रॉम यूनिक्स मैक्स कंप्रेशन से कंप्रेस हुई हुई फ़ाइल है ये। अगर हम देखना चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल्स जो हैं उनको हमने
डिस्क्रिप्शन उसकी देखनी है तो हम फाइल स्टार करेंगे एक डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए, और वो सब फाइल्स की डिस्क्रिप्शन दे देगा कि अपाची डायरेक्टरी है, अपाची में डायरेक्टरी है। इसी तरह ये जो फाइल हमने अभी देखी वो एक कंप्रेस फाइल है या कोई टेक्स्ट फाइल है, तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं DU। DU जो है हमारे पास डिस्क स्पेस, डिस्क यूजेज शो करने के लिए होती है। खाली आप DU लिख के एंटर करेंगे तो वो टोटल जितनी भी डिस्क साइज़ होगा, डिस्क की यूजेज होगी पर्टिकुलर फाइल के हिसाब से वो आपको शो करेगा। बट ये आप देख रहे हैं कुछ नॉर्मल बाइट्स के फॉर्मेट में है, तो हम अगर इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो DU-SHE आपको डिस्क यूजेज दिखाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की। और इसने इसमें सब डायरेक्टरी की भी यूजेज आपको शो कर दी। इसी तरह अगर हम चाहें कि हमें किसी और पर्टिकुलर फाइल की यूजेज देखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं उनको हमने उनकी यूजेज देखनी है कि वो कितनी डिस्क यूजेज उनकी है, कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं डिस्क के अंदर। आपने देख लिया कि अपाची का जो फोल्डर है वो 27 MB ऑक्युपाई कर रहा है, ये फाइल इतने MB की है, तो ये आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको शो हो जाएगा। ये तो थी पर्टिकुलर डायरेक्टरी की डिस्क यूजेज। इसी तरह DF की कमांड होती है जो कि हार्ड डिस्क की यूजेज बताती है। DF-KH आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बताएगा कि 6.4 GB अभी अवेलेबल है और यूज़ कितना हुआ है 8.7 GB। टोटल साइज था डिस्क का 15 GB परसेंटेज और माउंटेड ऑन स्लाइस जो हमारी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। वर्ड काउंट किसी भी फाइल के अंदर आपको वर्ड काउंट बताएगा कि उसके अंदर वर्ड काउंट कितना है, कितने वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर एक फ़ाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं Zuhair.txt के अंदर कितने वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इसने बता दिया 2 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। अगर हम इसको कैट करें इसने बता दिया कि 1 और ये, यानी लाइंस के एक्चुअल उसने काउंट हमें बता दिया। सॉरी मैं वर्ड गलत बोल गया, ये लाइंस के एक्चुअल काउंट बताता है कि कितनी लाइंस है उस फाइल के अंदर पर्टिकुलर। नेक्स्ट कमांड देखते हैं CP कमांड कॉपी की है और इसका सिंटेक्स क्या है कि आपने जो फाइल कॉपी करनी है पहले उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद जिस जगह पे कॉपी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका बैकअप फाइल बनानी है तो मैं इसका .bak या बैकअप या कुछ भी बना दूंगा तो ये एक बैकअप फाइल इसकी क्रिएट हो जाएगी। बैकअप आप जब भी कोई वेबसाइट्स वगैरह मूव कर रहे होते हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा रिकमेंडेबल है कि आप उसका बैकअप ले लें ताकि कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल लूज़ ना हो जाए, क्योंकि अगर ओवरराइट हो गई तो आपको उसका लॉस हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप उसको बैकअप ले लें। CP की कमांड आपके पास हैगी। अगर आपको इसमें रिकर्सिव या ऑल फाइल्स करनी है तो आप उसके लिए CP- A का स्विच यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर जो अपाची की डायरेक्टरी थी, मुझे अपाची की डायरेक्टरी को कॉपी करना है अपाची .back की डायरेक्टरी में, तो वो क्या करेगा कि वो एक बैकअप फाइल बना देगा, अपाची की पूरी डायरेक्टरी की बैकअप डायरेक्टरी बना देगा। इसी तरह एक है कमांड मूव जो हमारे पास कट पेस्ट होता है विंडोज़ में, इसके लिए लिनक्स में कमांड है मूव MV। अभी कमांड चल रही है अभी तक, उसको हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अगर वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं कि इसने apache.back के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। अब हम उसको डिलीट कर देते हैं।
डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड है rm, लेकिन हमें डायरेक्टली डिलीट करनी है और रिकर्सिवली डिलीट करनी है, तो हम rm-rf और डायरेक्टरी का नाम, ये इसने डायरेक्टरी डिलीट कर दी। mv की कमांड क्या करेगी कि mv डायरेक्टली उसको एक फ़ाइल का बैकअप बनाएगी, लेकिन उस फाइल को फिर रिमूव कर देगी, यानी जैसे आपने कट पेस्ट कर दिया। मैं रिमूव कर रहा हूँ किसको, zuhair.txt को, किस नाम से, zuhair1.txt के नाम। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ किसी और डायरेक्टरी में मूव करूँ तो मैं zuhair1, अब क्योंकि zuhair.txt मौजूद नहीं है तो zuhair1.txt मैं इसको किसी भी डायरेक्टरी में मूव कर सकता हूँ। होम करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगी, और अगर मैं cd डॉट डॉट करके होम में जाऊँ तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगी। सिंपल कट पेस्ट वाला फॉर्मूला है। rm की कमांड मैंने आपको बता दी कि रिमूव के लिए यूज़ होती है। rf-rf रिकर्सिवली डायरेक्टरी को रिमूव करता है, लेकिन आपको इससे बहुत केयरफुल चलना होता है, क्योंकि एक दफ़ा अगर रिमूव हो गई तो वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। अगर आपने ऑल डायरेक्टरीज रिमूव करनी है तो लेकिन rm-rf स्टार्ट, लेकिन इससे आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि अगर ये इसने उड़ा दिया, इसने कुछ आपको रिमूव कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस कमांड। नेक्स्ट देखते हैं टार। टार जिस तरह अभी हमने देखे थे, यहाँ पे ये टार की फाइल्स पड़ी थी, तो टार माइनस, टार के साथ जो स्विचेस हैं यूज़ होने वाले, वो टार किसी भी एक तार को क्रिएट, आर्काइव बनाने के लिए या अनटार करने के लिए या अनआर्काइव करने के लिए यूज़ होती है, जैसे जिप या अनजिप। तो अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली फाइल को हमें अनटार करना है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे कि यहाँ पे हम tar -xzvf स्विच यूज़ करेंगे और हम एंटर कर देंगे। तो ये इस तरह से, जहाँ पे आपको जो ये गिट की डायरेक्टरी दिख रही है, इसको एक डायरेक्टरी के अंदर अनटार कर देगा। इसी तरह अगर आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो PHP 4.48 का एक फ़ोल्डर आपको दिख रहा है, मुझे इसको एक टार बनाना है, तो मैं टार बनाता हूँ। tar -cvf का स्विच यूज़ होगा इसके लिए, zuhair.tar, और किस को हमें बनाना है, ये जो PHP 4.8 है इसको हमें बनाना है एक टार, तो वो इसमें zuhair के अंदर आपको टार बन जाएगा zuhair.tar के नाम से। और यहाँ देख लें तो ये ऑलरेडी टार फाइल एक बन चुकी है, या tar.gz कर दें या सिर्फ टार कर दें तो ये दोनों से चल जाती है। इसी तरह gzip की एक आर्काइव यूज़ होती है, gzip-d filename.gz। अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये इसको अनजिप कर देगा gzip। तो ये बेसिकली अनकम्प्रेसर्स हैं, अनकम्प्रेशन टूल्स हैं लिनक्स के अंदर, gzip या tar या अनजिप, तो ये सारे यूज़ होते हैं। अनजिप सिर्फ जिप फाइल्स को अनजिप करने के लिए यूज़ होता है। अनजिप, आप कोई भी जिप फाइल अगर आपके पास हैगी .zip तो आप उसको अनजिप कर लेंगे। किल की कमांड जैसे मैंने पहले बताया था, किल, इसके लिए किल के साथ हमें -s सिग्नल दे सकते हैं, और प्रोसेस आईडी जो कि हम टॉप से निकाल सकते हैं या फिर tid ऑफ की कमांड से निकाल सकते हैं। अब ये चल गया, MySQL का निकालते हैं, MySQL तो आपके पास ये आ गई। अब हम किल और ये PID लिखेंगे तो ये किल हो जाएगा। इसी तरह किल के साथ -9 स्विच है जो हाईएस्ट सिग्नल है किसी भी फाइल को इंस्टेंटली डिलीट करने के लिए, और
दैट्स इट।